प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर पहला था x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मानेंगे, फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी d/dx लगाएंगे जो हमने 11th में सीखा था। तो देखिएगा उससे थोड़ा आगे है ये, माना y बराबर sin x² + 5 दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx लिखेंगे, यहाँ बाय इधर पर भी d/dx लिखेंगे। हम इसे श्रृंखला नियम से करेंगे, पहले साइन का करेंगे फिर इस ब्रैकेट का करेंगे। क्लियर? पहले हम साइन का करेंगे हम, तो हम जानते थे 11th हमने जाना था, क्योंकि हम जानते हैं d/dx sin x बराबर cos x होता है। इस जो 11th में सूत्र पढ़ रखा था इसके माध्यम से पहले हम करेंगे, फिर इसका करेंगे हम इस एंगल का। तो देखिएगा इसका हो जाएगा हमारा cos x² + 5 d/dx। अब इसका करेंगे x² + 5 का। क्लियर? हमने सूत्र पढ़ा रखा है इसके लिए भी, d/dx x की घात n बराबर n s की घात n-1 होता है। अवकलन का पहले ही सूत्र था, हमने देखा था 11th में, x की घात n बराबर n s की घात n-1 होता है, और कोई कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर cos x² + 5, इसका करेंगे हम तो ये हो जाएगा, देखिएगा 2x 2 - 1 और कांस्टेंट का 0। आप समझ गए, घात बाजू में आएगी और घात में से घट जाएगी, ऐसा है ये d/dx। s की घात 2 था तो ये 2 बाजू में आएगा और s की घात 2 ऋण 1 हो जाएगी। क्लियर? ये सूत्र कहता है ये घात बाजू में आती है, घात में से 1 कम हो जाता है, वही हमने यहाँ किया है, और कांस्टेंट का 0 होता है। आगे हम करेंगे तो देखिएगा ये s की घात 2 में से 1 1 बचेगा ना, x आया वो तो वो 2x लिख दिया, और ये क्या था हमारा cos s की घात 2 धन 5। ये हमारा आंसर होता है। इस टाइप से पहला सवाल हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 cos x sin s के साथ अवकलन करना है। इसको पहले मानते हैं, माना y बराबर cos sin x। अब लिखते हैं नीचे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं d/dx लिखते हैं, बाय था d/dx cos sin x। क्लियर? श्रृंखला नियम का यूज करेंगे हम, पहले cos का करेंगे फिर sin का करेंगे। तो cos का हम सूत्र जानते थे, d/dx cos x बराबर -sin x होता। इस सूत्र का यूज करेंगे पहले हम, किसके? इस cos का कर रहे हैं पहले इसका हम, तो यहाँ लिखेंगे -sin s के स्थान पर पूरा था sin x पूरा, इसको मानते पहली बार। फिर हम d/dx लिखेंगे, इस sin का करेंगे। हमें ये भी सूत्र मालूम था, d/dx sin x बराबर होता है cos x। तो यहाँ पर -sin x और sin का हो जाता है cos x। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड वाला। इसमें भी मानेंगे हम, माना y बराबर sin ax + b। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे d/dx बाय
डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। पहले हम साइन का करेंगे, हम श्रृंखला नियम का यूज़ कर रहे हैं हम, तो साइन का हम जानते थे कास होता था, तो कास लिखेंगे हम, कास ए एक्स प्लस बी। फिर इसका करेंगे डी बटे डी एक्स, एंगल का ए एक्स प्लस बी का करेंगे। हमें सूत्र मालूम था, हम जानते थे डी बटे डी एक्स, एक्स की घात एन बराबर एन एस की पावर एन माइनस वन होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो आप देखोगे ये हमारे पास है डी बटे डी एक्स, एक्स है, एन एक्स की घात 1 है, तो 1 इंटू एस की घात 1 ऋण 1 होगा, 1 इंटू एस की घात 0 और एक्स की घात 0 की संख्या का उनका मतलब 1 होता, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे हम कॉस ए एक्स प्लस बी तो लिखेंगे ही, और इस कोष्टक का कर रहा थी इसका 1 हो जाएगा और इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और 1 हाँ, क्योंकि ए कांस्टेंट था तो ए और लिखेंगे, ए इंटू 1 कांस्टेंट वही रह गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रीसेट करेंगे, ये गुणा करेंगे ए कास ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 2 और 3 हुए। क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको भी बाय के बराबर मानेंगे, माना बाय बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स, ये बाय के बराबर माना। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स बाय बराबर डी बटे डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स। सबसे पहले हम सेक का करेंगे, फिर टेन का करेंगे, फिर अंडर रूट एक्स करेंगे। श्रृंखला नियम का यूज़ कर रहे हैं। हम जानते थे डी बटे डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स टेन एक्स। पहले इस सूत्र को लगाने जा रहे हैं हम, बराबर लिखा हमने, इसका लिख देंगे हम सेक एक्स, मतलब एक्स के स्थान पर ये पूरी बात है, टेन अंडर रूट एक्स, और टेन एक्स का करें, टेन एक्स लिखेंगे वही टेन अंडर रूट एक्स। पहले हमने सेक का किया, तो सेक का हम जानते हैं सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसको तो लिखेंगे सेक एक्स लिखा, ये सेक एक्स ये पूरा है टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर टेन एक्स और आता ना उस बाजू में, टेन लिखा है, एक्स का मान ये पूरा लिख दिया टेन अंडर रूट एक्स। फिर डी बटे डी एक्स, इसका लिखेंगे हम टेन अंडर रूट एक्स का करेंगे। अब इस बात को देखो आप ध्यान से, एक्स का मान ये पूरा है, सेक एक्स तो एक्स का मान पूरा, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स क्लियर है सर। अब क्या करते, श्रृंखला नियम का यूज़ कर रहे हैं हम, तो क्या किया हमने, अभी सेक का किया था, अब इसका कर रहे हैं टेन का। क्लियर, तो देखिएगा ये लिखेंगे हम सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स, और टेन हम जानते हैं, इसका भी सूत्र हम जानते हैं, क्योंकि करके लिख सकते हैं हम डी बटे डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स मतलब अंडर रूट एक्स, सेक टेन का होता सेक स्क्वायर और एक्स के सामने अंडर रूट एक्स दिया था। अब डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का करेंगे। ठीक है, पहले सेक का फिर टेन का अंडर रूट एक्स का कर रहे हैं। हम इसका भी सूत्र जानते हैं, डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, सूत्र है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इसे करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आंसर हो गया। रीसेट भी और कर सकते हैं, इसको रीसेट भी कर सकते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो 1 छिप जाएगा उसमें, और बटे में वो समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
पहले इसे हम y के बराबर मानते हैं, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। दोनों पक्षों को हम एक्स के हिसाब से अवकलन करेंगे, लिख सकते हैं। और सीधा मैं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मतलब डी बटे डी एक्स बाय, यहाँ पर भी डी बटे डी एक्स, ये था हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी। हम भाग वाला सूत्र कक्षा 11वीं में पढ़ रखे हैं। डी बटे डी एक्स हमने देखा था, अंश बटे हर का जो सूत्र होता था हम लिखते थे यहाँ पर इसके लिए हर इंटू अंश का अवकलन ऋण अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ऐसा हमने पढ़ रखा था। यू भी करके मान सकते, फर्स्ट सेकंड करके मान सकते, फर्स्ट अपन सेकंड मान सकते हैं। अपन ने शुद्ध हिंदी में लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, पहले हर नीचे वाला कहलाता है तो हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, डी बटे डी एक्स अंश का अवकलन तो लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, बीच में था माइनस, फिर अंश था, अंश मतलब क्या लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी डी बटे डी एक्स, फिर लिखेंगे हर का अवकलन तो यहाँ लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे के बटे हर का वर्ग, यानी क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स धन डी। आगे करेंगे हम डी बटे डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स धन डी, का साइन का हम जानते हैं कॉस होता है तो इसको लिख देंगे हम कॉस ए एक्स धन बी, और इसका करेंगे हम b का कांस्टेंट 0, ए एक्स का a हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाता है तो a को मैं आगे लगा दूंगा। क्लियर। अब देखिएगा ऋण साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हम जानते हैं कास का होता माइनस साइन, तो माइनस और जी माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम क्या साइन, और सी एक्स धन डी कांस्टेंट का 0, इसका करेंगे तो सी एक्स का एक्स का 1 तो ये सी आ जाएगा, सी को हम यहाँ लिख देंगे पूरे के बटे कास स्क्वायर सी एक्स धन डी। इतना भी सही है, और रीसेट भी कर सकते। रीसेट कैसे करते हैं अपन, इस पूरी बात के बटे समथिंग लिखेंगे और इस पूरी बात के बटे समथिंग लिखेंगे, और छोटी कक्षाओं के सूत्रों के माध्यम से जो बात करती काट देंगे, बचेगी उसको अपन रीसेट करके लिख देंगे उसको। क्लियर। इतना अभी हम आंसर कह सकते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स के हिसाब से अवकलन करना है। इसमें भी हम जैसे हमने 5 की, इसको वैसे करेंगे। पहले मानेंगे, माना y बराबर cos एक्स क्यू डॉट साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। हम देख रहे हैं यहाँ लिखना पड़ता है हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसके लिए हम लिखते थे डी बटे डी एक्स बाय बराबर डी बटे डी एक्स कास एक्स की घात 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स की घात 5। हम ये जानते हैं ये दो फलन है, एक और एक दो फलन है, तो गुणा का सूत्र लगाएंगे हम। गुणा का सूत्र हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा था, 11वीं में पढ़ा था। डी बटे डी एक्स, ये दो फलनों के गुणा हो रहा है, अवकलन लगाना तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ये हमारा दो फलनों के गुणा के लिए अवकलन का सूत्र होता है, इसको लगाएंगे हम। मान ले रहा है ये पहला फलन है, ये पूरा पूरा दूसरा फलन है, ये इतना है पहला फलन है और ये वाला दूसरा फलन है। क्लियर। सूत्र को लगाने जा रहे हैं। डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहला फलन यानी कास एक्स की घात 3
d/dx, दूसरे का अवकलन तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 धन, फिर क्या लिखते थे हम, दूसरा फलन है क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और d/dx पहले का अवकलन तो cos एक्स की घात 3। अब श्रृंखला नियम का यूज करेंगे हम। कैसे, मैंने सूत्र जमाया है बस, वो सूत्र बाजू में लिखा उसमें मैंने वैल्यू पुट करी है बस। अब देखिएगा cos एक्स की घात 3। सर अब हम देखेंगे यहाँ श्रृंखला नियम लगाने जा रहे हैं हम। पहले ये घात 2 का करेंगे, किसे करेंगे, घात 2 का, तो 2 बाजू में आएगा और साइन 2 में से एक घट के साइन एक्स की घात 5 बचेगा। क्लियर। आप क्या करेंगे, d/dx आप साइन इसका करेंगे, किसका करेंगे हम, अभी हमने घात 2 का किया है, अब किसका करेंगे, साइन का, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स की घात 5 का करेंगे। क्लियर। धन साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 वही रहेगा, यहाँ पहले कौन सा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स की घात 3 और फिर d/dx एक्स की घात 3 का करेंगे हम। क्लियर। क्या किया, पहले हमने यहाँ घात 2 का किया है, फिर साइन का कर रहे हैं, फिर अगले वाले में एक्स की घात 5 का करेंगे। उधर क्या किया हमने, कॉस का, इस कॉस का किया माइनस साइन बना, सूत्र होता है, फिर एक्स की घात 3 का करेंगे हम। क्लियर। आगे चलेंगे हम, थोड़ा रीसेट करते जाएंगे हम। देखिएगा ये 2 था, 2 को आगे ले आए हमने, 2 cos एक्स की घात 3 इंटू साइन एक्स की घात 5, साइन करेंगे तो हो जाएगा cos एक्स की घात 5, d/dx साइन का अपकरण cos होता है। अब d/dx एक्स की घात 5 का करेंगे हम। इसको रीसेट करेंगे तो देखिए धन ऋण का ऋण हो गया, ये था हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स क्यूब, ऐसा करेंगे हम तो 3 एक्स की घात 3 ऋण 1। वो अपकरण का पहला सूत्र लग गया, घात बाजू में आती है, घात में से एक घट जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे, इसको और हम करेंगे आगे, तो देखिएगा 2 cos एक्स की घात 3 इंटू साइन एक्स की घात 5 इंटू cos एक्स की घात 5, जिसको करेंगे देखो 5 बाजू में आएगा, एक्स की घात 5 ऋण 1 हो जाएगी। ये अपकलन का पहला सूत्र लगा देते हैं, माइनस 3 बाजू में ले आया, 3 एक्स की घात 2 बचेगा जी, और ये था हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स की घात 3। क्लियर। और रीसेट करेंगे कैसे, इस 5 को आगे लेंगे, 5 एक्स की घात 4 हो रहा है जी, तो हमने लिखा यहाँ पर 5 और का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 एक्स की घात 4, ये क्या था, इंटू cos एक्स की घात 3 इंटू साइन एक्स की घात 5 इंटू cos एक्स की घात 5, ये तो पहले लिख दिया था हमने, ऋण 3 एक्स की घात 2 साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स की घात 3। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। y के बराबर मानेंगे, y बराबर 2 अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, चलो ठीक है, ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx y बराबर 2 d/dx अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर। हमें सूत्र मालूम था d/dx अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। बस पहले अंडर रूट वाली बात की कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले अंडर रूट वाले का करेंगे, फिर cot का करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे। श्रृंखला नियम का यूज कर रहे हैं हम।
तो पहले इस सूत्र को लगा रहे हैं हम। तो ये क्या बनेगा, 2 तो था ही हमारे पास, इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर d/dx। अब करेंगे हम कॉट का। क्लियर, पहले मैंने अंडर रूट का किया, इस सूत्र का यूज किया था। अब मैं क्या करूँगा, कॉट का करूँगा। ठीक है, कौन सूत्र का यूज करूँगा मैं देखना, d/dx कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका सूत्र 11वीं में पढ़ रखा हमने, इस सूत्र को लगाएंगे अब। तो देखिएगा 2 से 2 कट गए, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो क्या मिल रहा हमें, माइनस कोसेक स्क्वायर है, कैसा मिल रहा है। अब चूंकि स्क्वायर एक्स, तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, d/dx अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, स्क्वाड का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे एंगल के रूप में। क्लियर, अब उसे एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं हम। तो हमने कौन सूत्र का यूज करेंगे, हम जानते हैं d/dx एक्स स्क्वायर का करेंगे ना, तो ये 2 बाजू में आता और 2 ऋण 1 हो जाती, घात 1 घट जाती, तो ये 2x आ जाता। कितना आ जाता, 2x। तो वही मैं यहाँ अगले के लिए लिखूँगा। तो देखिएगा माइनस, इससे गुणा करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा किया हमने तो क्या मिलेगा, 2x पूरे के बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और रीसेट कर दो इसको, तो माइनस 2x, ये 2x आगे लेगा हमने, तो था ही, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पूरे के बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी एस के सापेक्ष अवकलित करना है। बाय के बराबर मानते हैं, माना बाय बराबर कास अंडर रूट एक्स, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब ये लिखते हैं तो d/dx लिखना पड़ता है, बाय यहाँ पर भी d/dx कास अंडर रूट एक्स, क्योंकि हम जानते हैं d/dx कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। इस सूत्र का यूज़ करेंगे, पहले कॉस का करा फिर अंडर रूट एक्स करेंगे, संकलन नियम का यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब d/dx अंडर रूट एक्स का करेंगे, इसका सूत्र भी होता है, मैंने चूंकि करके लिखा यहाँ d/dx अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको लिखेंगे हम माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसका किया हमने तो 1/2 अंडर रूट एक्स। रीसेट करेंगे इसको, माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x ऋण 1 x अवयव है r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। कोई भी फलन अवकलित है या नहीं, हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे तो अवकलित है और नहीं आएंगे तो नहीं है। कैसे निकालते हैं अभी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम f(x) बराबर मॉड ऑफ x - 1 दिया, उसको डिफाइन करेंगे कि f(x) बराबर मॉड x ऋण 1 का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा हल लिखा हमने, हल लिख करके f(x) बराबर लिखा हमने, इसका मान x ऋण 1 होगा यदि x बड़ा या बराबर होगा 1 के। समझाता हूँ, हम जानते हैं f(x) बराबर मॉड ऑफ x, हम जानते हैं मॉड के अंदर से कोई संख्या बाहर लेते वो धन की होती है। अब जे धन का देखो आप, x बड़ा है 1 से, यानी x का मान हम 1 से बड़ा रखेंगे, देखो धन का मिलेगा। कैसे, 1 से बड़ा 2 होता है, मैंने यहाँ तो रखा 2, तो 2 ऋण 1 1 मिलेगा, धन का मिलेगा ना अपने को। 3 रखूँगा 3 ऋण 1 2 मिलेगा, धन का मिलेगा ना अपने को। तो अपन कहते हैं f(x) बराबर x ऋण 1 होगा यदि x का मान 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो। 1 भी रखूँगा तो 1 में से 1 का 0 धन का है वो। क्लियर। अब आगे
मैं इसको 1 ऋण x कहूँगा यदि x छोटा होगा 1 से, मतलब 1 से छोटा रखो आप, 1 से छोटा हम जानते हैं 0 होता मान लो, तो 0 1 ऋण 0 1 आ गया, 1 धन का आया। हमने मान लीजिए 1 से छोटा ऋण 1 भी होता है, ऋण 1 रखा तो ये ऋण था, 1 ऋण हो जाएगा, ऋण का धन, धन 2 हो जाएंगे, वो सही है ना। इस प्रकार से हमने देखा मॉड हमेशा धनात्मक होता है। ये एफ एक्स की डेफिनेशन, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स ऋण एक्स की मैंने परिभाषा यहाँ लिख समझा दिया इसको विस्तृत रूप में। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो अवकलित नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते वो देख रहे हैं अपन। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, ये निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए लिखते थे हम लिमिट एच अग्रसर है 0 की ओर, एफ 1 पे निकालना तो 1 + h माइनस f1 बटे h। ये एक स्टैंडर्ड सूत्र होता है, इसके माध्यम से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ मैं लिख दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 की ओर, यहाँ लिखेंगे हम f1 - h माइनस f1 बटे -h। इस टाइप से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए कैसे हम इस पे लगाते, फलन पे कैसे यहाँ लगाते हैं, कौन सा कहाँ मान रखा था देखते हैं हम अभी। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, f1 + h 1 + h कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर कहाँ रखेंगे, इस वाले में रखेंगे हम। तो देखिएगा 1 + h माइनस 1, एस के स्थान पर क्या रखा हमने, ये 1 देख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से देखो ये 1 + h है, तो हम क्या करेंगे एक्स के स्थान पर 1 + h रखेंगे -1 माइनस। अब ये क्या था, f1 था, यहाँ मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 हो जाएगा। ये मैंने लिखा 1 - 1 पूरे के बटे h। अगले पद में ये धन 1 से ऋण 1 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ h बचा h बटे h। इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, h एकम h तो 1 आ जाएगा, तो ये एक राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या होती है हमारी, इससे ये स्टेप कैसे आ रही, इसको एक बार और समझ लो। 1 धन h है ना जी, तो मैं 1 धन h यहाँ रखूँगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा, ये वैल्यू रहती है 1 धन h, यहाँ मैंने ये यहाँ 1 धन h रख दिया, ऋण 1 ये था ही अपने पास। ऐसे जी f1 था ना, तो मैं 1 यहाँ रखूँगा, तो 1 ऋण 1 थी, 1 ऋण 1 कर दिया। अब क्लियर हो गई होगी बात है आपको। अब अपन बात करते हैं उधर की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है, तो ये देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बात होती है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। h टेंस टू 0, h अग्रसर है 0 की ओर। अब देखिएगा 1 ऋण h है, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो देखो कैसे मैं यहाँ s के स्थान पर 1 ऋण h रखूँगा, s के स्थान पर 1 ऋण h रखूँगा मैं, तो यहाँ भी रखाएगा। तो देखो 1 तो रहेगा ही अपना, ऋण 1 ऋण h। आ रही बात समझ में। आप क्या किया मैंने, देखो यहाँ 1 ऋण h रखा मैंने, वो क्योंकि f1 ऋण h है, तो यहाँ मैं 1 ऋण h रखूँगा, तो यहाँ 1 तो था, 1 ऋण 1 ऋण h रखूँगा, मैंने 1 ऋण 1 ऋण h रखा है, माइनस माइनस लगा f1 मतलब यहाँ क्या लिखूँगा 1 - 1 पूरे के बटे में ऋण h। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलेंगे हम, देखिएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर। आप देखो इसको हल करोगे तो 1 ऋण 1 धन h और ऋण 0 बटे ऋण h। क्लियर। कैसे, जे ऋण 1 और यहाँ ऋण का धन h और 1 में से 1 गया 0। अगले पद में आप देखोगे 1 से 1 कट गया, h बटे h ऋण का 1 आ जाएगा। जी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, लिमिट h टेंस टू 0 की ओर और h बटे ऋण h कट गया तो ऋण 1 बार आएगा, तो ऋण 1 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। आप देखो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है
राइट हैंड डेरिवेटिव के। क्यों? लेफ्ट हैंड वाला हमारे पास -1 आया और जे आया 1, अतः एफ एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। क्लियर? कोई भी फलन अवकलित है या नहीं है बताने के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों बराबर आते हैं तो अवकलित है और नहीं आते तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर बड़े कोष्ठक के अंदर x 0 छोटा x छोटा है 3 x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। इस सवाल को करने के लिए भी हम x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों बराबर नहीं आना चाहिए क्योंकि सिद्धि करना है अवकलित नहीं है। ऐसे ही हम x बराबर 2 पर करेंगे। तो देखिए हमने हल लिखा, यहाँ हल लिख करके हम x बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं। यहाँ लिमिट लिखते थे, स्टैंडर्ड बात होती है, ऐसे सब में लिखते हैं। यहाँ पर h अग्रसर है 0 की ओर, f1 माइनस h माइनस f1 बटे माइनस h। ऐसा हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तब करेंगे। राइट हैंड के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ लिखा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट लिखते थे और h टेंस टू 0 की ओर f1 प्लस h माइनस f1 बटे प्लस h होता था ऐसा। इन बातों के माध्यम से हम देखेंगे, दोनों बात बराबर नहीं आना चाहिए। हम रखते हैं, देखिएगा इधर बराबर लिखा, लिमिट लिखा h टेंस टू 0 की ओर। अब देखिएगा f1 माइनस h, f1 माइनस h मतलब हमें दिया था, देखो f(x) बराबर बड़े कोष्ठक में x दिया था, महत्तम पूर्णांक फलन है f(x) अपना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, बटे की लाइन लंबी खींची हमने और इसका मतलब क्या लिख देंगे हम? s के स्थान पर देखो x था तो बड़े कोष्ठक में x आ गया था। अब बड़े कोष्ठक में क्या आ जाएगा अपना? 1 ऋण h आ जाएगा। यहाँ बड़े क्वेश्चन में क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? इसी टाइप से हम बात करते हैं माइनस एच लिख दिया, क्योंकि हम महत्तम पूर्णांक की परिभाषा जानते हैं। 12 माइनस एच का मतलब 0 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 की और इसका मतलब 0। 1 माइनस एच है ना महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से, इसका मतलब 0 हो जाएगा और इसका मतलब 1 हो जाएगा। ऋण h, ऋण से ऋण कट जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 की ओर 1 बटे h। हमें मालूम है 1 बटे h परिभाषित नहीं है, हमें मालूम है 1 बटे 0 जो 1 बटे 0 हो जाएगा। हमें मालूम है कि संख्या में 0 का गुणा करते वो 0 हो जाएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग परिभाषित नहीं है। किसी संख्या में 0 का भाग हम नहीं दे सकते, ये परिभाषित नहीं है ना। इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, ये परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं अपन, नॉट डिफाइन। क्लियर? हमें मालूम, इस बात से समझा करो, हम 1 में 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाता है, लेकिन 1 में 0 का भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा, वो परिभाषित नहीं है ना। इसको इन्फिनिटी लिख करके लिखते हैं अपन। क्लियर? आगे चलते हैं हम, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव को करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 की ओर f1 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा? आप समझ गए ना, 1 प्लस h। क्यों? f(x) कहता है बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा जाता है। अगर बड़े को x के स्थान पर 1 प्लस h, 1 प्लस बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा, माइनस जे क्या हो जाएगा? 1। जे कैसे? यहाँ 1 लिखोगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर 1 बन जाएगा। अगले पद में यहाँ h था ही। हम जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 की ओर। आप देखो 1 प्लस h मतलब 1, महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से 1 प्लस h मतलब 1, तो 1 ये इसका भी 1 हो जाता है, महत्तम पूर्णांक की परिभाषा से भी 1 हो जाता है। हमने देखा था ना 2.1 का 2 होता था
और 2 का भी 2 होता था। ये महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने समझा रखी पिछले वीडियो में। तो ये इसका 1 प्लस इसका 1 और इसका 1 हो जाएगा। बटे में कितना है h, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 की ओर 0 बटे h। अब 0 बटे h तो ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 कह दो, ये समीकरण 2 कह दो। यहाँ क्या बन रहा था 1/0 बन रहा था, ये 0/, ऐसे 0 बन जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर f(x) अब कलित नहीं है, अब कलित नहीं है। पहली बात हो गई। अब x बराबर 1 पर देख, x बराबर 2 पर देखेंगे, ऐसे ही देखना है x बराबर 2 पर भी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 2 के लिए हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा था, लिमिट लिखते थे, h अग्रसर 0 की ओर लिखते थे। यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस h, f2 माइनस h माइनस यहाँ लिखते थे f2 बटे में माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। इसको थोड़ा और सरल करते हैं अपन। लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, ये हो जाएगा हमारा, हमने देखा था f(x) और ये होता था तो ये हो जाएगा हमारा बड़े कोट के अंदर 2 माइनस h माइनस ये 2 बटे में माइनस h। आप देख रहे हैं 2 माइनस h का मतलब क्या होता है हमारा, वो लिखेंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0 की ओर 2 माइनस h इसको करेंगे हम 2 माइनस h का 1 हो जाएगा और ये 2 का 2 हो जाएगा माइनस h। अगले पद में लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, ये -1/, माइनस h, माइनस से माइनस कट जाएंगे, इसको रखेंगे हम तो 1/0 आएगा। और 1/0 परिभाषित नहीं है, अपन जानते हैं ये परिभाषित नहीं है। इसको भी ऐसा लिख सकते थे 1/0 पर परिभाषित नहीं लिख सकते थे, एक स्टेप मैंने छोड़ दी थी, वहाँ मैंने लिख दी उसको, है ना। अब हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट लिखेंगे यहाँ h अग्रसर है 0 की ओर, f2 प्लस h माइनस f2 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0, हम इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये h था। परिभाषा है ना, यहाँ 2 प्लस h तो यहाँ 2 प्लस h आ जाता, वो लिख दिया। यहाँ 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, वही लिखा मैंने महत्वपूर्ण की परिभाषा से। अब हम कहते हैं फलन को देख करके, अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h अग्रसर है 0 के 2 प्लस h, हम जानते 2 से कितना ही पैदा हो जाए 2 ही आएगा, 2 और 2 माइनस 2 बटे h। क्लियर। इसको करेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, 0/h, 0/h 0 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0। समीकरण नंबर इसको हमने 3 कह दिया, इसको हमने 4 कह दिया, क्योंकि एक ही सवाल है, 1 2 हमने पहले कह चुके, इसलिए 3 4 कह दिए हैं। समीकरण 3 व 4 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, अतः f(x) बराबर 2 पर अब कलित नहीं है, अब कलित नहीं है। इस टाइप से हमारा प्रश्नावली ये कंप्लीट होती है।